कल हम लोग बात कर रहे थे ज्यूरिस्टिक पर्सन पे, और ज्यूरिस्टिक पर्सन पर बात करते हुए आपको बताया गया कि विधिक व्यक्ति केवल निगम नहीं है। ये एलएलबी तक बड़ी गलतफहमी रहती है कि जैसे ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात होती है तुरंत ही निगम, जैसे निगम के अलावा ज्यूरिस्टिक पर्सन कोई हो सकता है, ये ध्यान में ही नहीं है। क्योंकि 3 तरह के ज्यूरिस्टिक पर्सन आपको बताए गए। एक वे जिनका मानवीकरण किया गया है, जैसे देव प्रतिमा, गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, मस्जिद को जरूर या चर्च को जरूर विधिक व्यक्तित्व तो यह प्रदान नहीं किया गया। और चूंकि विधिक व्यक्तित्व तो जैसे ही किसी को आएगा तो वो लीगल राइट, लीगल ड्यूटी इसका होल्डर हो जाएगा। या हाफिल्ड की भाषा में कहें तो एक्सटेंडेड जो फॉर्म हो सकती है राइट की, और जो एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकती है ड्यूटी की, उसका अधिकारी वो हो जाएगा जैसे ही व्यक्तित्व हासिल होगा किसी। तो और कानून में जैसे ही हमने व्यक्तित्व का, उसके पहले विधिक एडजेक्टिव आप खुद लगा लें, क्योंकि कानून में हम नैतिक अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों के बारे में बात वो तो करते नहीं, हम तो विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य इसके बारे में ही बात यही करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था देयर आर 3 टाइप ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन, एंड वन ऑफ देम वो कौन है? हिंदू देव प्रतिमा, जिसे मानवीकरण के माध्यम से पर्सोनिफिकेशन ये किया गया है उसका। और पर्सोनिफिकेशन हिंदू धर्म की मान्यता इसके मुताबिक हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के पर्सोनिफिकेशन की इजाजत इस्लाम देता ही नहीं। इसलिए वहां मस्जिद का कोई पर्सोनिफिकेशन न तो हुआ है और न ही मस्जिद को विधिक व्यक्तित्व की मान्यता है। मुकदमे 2 कोर्ट किए गए आपके, एक मौला बख्श वर्सेस हाफिजुद्दीन, और ये खूब पूछा जाता है इसमें मस्जिद का विधिक व्यक्तित्व स्वीकार किया था, और दूसरा मस्जिद शहीदगंज वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसमें विधिक व्यक्तित्व को अस्वीकार कर दिया। और यही आज की तिथि का कानून है। तो दोनों मुकदमे आपको याद रखने हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब को अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग हटकर विधिक व्यक्तित्व यह प्रदान किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, बाइबल या रामचरितमानस या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक के समान। उसका अपना व्यक्तित्व है, वो गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित है सिख धर्म की संकल्पना के मुताबिक। इसलिए ये भी प्री में सवाल बनते हैं कि क्या धार्मिक पुस्तकों को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, और आप एनालॉजी के आधार पर, ठीक है, आप समान तर्क के आधार पर अगर आपको पता नहीं होती तो तुक्का लगाते हैं और धार्मिक पुस्तकों को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है इस प्रकार की गलती करते हैं। न तो कुरान को और न ही बाइबल को, दोनों को विधिक व्यक्तित्व नहीं है। वे दे आर नियर होली बुक्स ऑफ द कंसर्न रिलीजन, नथिंग मोर। केवल गुरु ग्रंथ साहिब की स्थिति अलग है, और यह भी किसमें डिसाइड हुआ? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमदास, इसमें डिसाइड हुआ है। इसलिए इन बातों को बड़ी क्लियरली अपने दिमाग में समझ लेना है, और इन वस्तुओं को, वस्तु कहें या क्या कहें, एप्रोप्रिएट वर्ड के अभाव में हम वस्तु कह रहे हैं, अन्यथा कंसेप्शन आप समझ ले कि हम क्या डिनोट करना चाहते हैं इस सेंटेंस। ये जो हिंदू देव प्रतिमा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण के माध्यम से विधिक व्यक्तित्व यह दिया गया है, और विधिक व्यक्तित्व इन्हें मिल जाने के कारण ये सांपत्तिक अधिकारों के धारक बन गए। लेकिन न तो हिंदू देव प्रतिमा और न ही गुरु ग्रंथ साहिब अकेले
ये नहीं है विधिक व्यक्तित्व। जब तक इन धर्मों में पर्सोनिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा न किया जाए, मीनिंग देयर बाय गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिष्ठा या उनका अभिषेक गुरुद्वारे के अंदर होना चाहिए, तब गुरुद्वारा प्लस गुरु ग्रंथ साहिब कुल मिलाकर वो विधिक व्यक्तित्व है। न तो गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के बिना गुरुद्वारा है और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे के बिना विधिक व्यक्ति है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने शरीर में हैं। जब आप अपने शरीर में हैं तभी आप हैं। जिस दिन आप अपने शरीर में नहीं होंगे उस दिन कहा जाएगा वो चले गए। He has passed away, ये शब्द उपयोग होंगे तो न तो गुरु ग्रंथ साहिब अकेले और न ही हिंदू देव प्रतिमा अकेले। हिंदू देव प्रतिमा जो मंदिर में तब भी नहीं, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा ये हो गई है अब वो हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक विधिक व्यक्ति की मान्यता उसमें प्राप्त करती है। और आपसे कहा गया था कि मानवीकरण के माध्यम से जिनको विधिक व्यक्तित्व दिया गया ये सांपत्तिक अधिकारों के धारक और साथ ही दायित्व से भारित दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कड़ुआ कड़ुआ थू ये तो नहीं होता। अगर आप सांपत्तिक अधिकारों के धारक बनेंगे तो आपको दायित्व ये भी स्वीकार करने ही होंगे। एलएलबी तक जो भूल होती है वो यही होती है। एलएलबी तो मेरे मुंह से निकलता है, अन्यथा जो उच्चतर शिक्षा है लाकी वहां भी दुर्दशा ही है। वहां भी कोई विरोध करने वाला नहीं मिलता। जिस समय यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें धर्म की स्वतंत्रता है, उस समय कोई विरोध करने वाला नहीं मिलता कि यस है बकर वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो गलती हर स्तर पर होती ही जा रही है। इसलिए एलएलबी तो मेरे मुंह से फिगरेटिव ढंग से निकलता है, अन्यथा ला की ही दुर्दशा है। जिन्हें ला का आधिकारिक प्रवक्ता माना जाता है उन्हीं को ला का कंसेप्शन आधा अधूरा इस रूप में, तो फिर जनता को वो क्या ही कंसेप्शन देंगे। इसलिए चीजों को खूब समझ लें कि पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से भी ज्यूरिस्टिक पर्सन्स अस्तित्व में आए हैं। साथ ही साथ ऐसे ज्यूरिस्टिक पर्सन्स भी अस्तित्व में आए हैं संविधि के द्वारा, जिन्हें सिर्फ संस्था कहा जा सकता है और संस्था बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। संस्थाओं को विधिक व्यक्तित्व दिया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ ज्यूरिस्टिक पर्सन, और ये जो संस्थाएं हैं इस संविधि के माध्यम से या कोई संस्था ऑलरेडी बनी हुई है उसे विधि ने मान्यता दे दी, तो वो भी विधिक व्यक्तित्व के रूप में कानून के क्षेत्र में जानी गई है। एक और स्थिति आई है कि व्यक्तियों के वर्ग को विधिक व्यक्तित्व यह प्रदान कर दिया गया, और व्यक्तियों के वर्ग इसे जब विधिक व्यक्तित्व दिया गया तो वर्ग को विधिक व्यक्तित्व मिला है। वर्ग जिन व्यक्तियों से मिलकर बन रहा है वे विधिक व्यक्तित्व के, ठीक है, भाग भले ही हो लेकिन वे विधिक व्यक्तित्व है नहीं। जैसे कंपनी, that is the association of persons, but the legal entity, the legal personality is a company, not those persons who has constituted that। यह भी तरीका है विधिक व्यक्तित्व का, और इसी में निगम ये भी आया है, क्योंकि निगम दोनों तरीके का हो सकता है। निगम ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्तियों का संगठन न हो, जैसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय, यूजीसी, एलआईसी,
ठीक है, ये सारे निगम है, व्यक्तियों के संगठन नहीं है। एलआईसी के कर्मचारी हैं, एलआईसी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले, ठीक है, मानव प्राणी नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की उपज है, वो इंस्टीट्यूट से पैदा हुआ है। तो इस ढंग के निगम भी इसी में है, और ऐसे संगठन भी हैं जो ग्रुप ऑफ पर्संस हैं, और उन ग्रुप ऑफ पर्संस को भी कानून में विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया। विधिक व्यक्तित्व प्रदान करते ही वो जो विधिक व्यक्तित्व धारित किए वो अधिकार और कर्तव्यों का धारक हो गया है। इसका फर्क पड़ेगा। ये जो आम जनता नहीं समझ पा रही है कि अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में गलत ढंग से चंदा दिया भी गया, अब तक तो ये प्रूव नहीं है कि गलत ढंग से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, और केवल इतना कहा है कि ये राइट टू नो के खिलाफ है, अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करा, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये तरीका इलीगल था, ये नहीं कहा, ठीक है, ये ठीक है, संसद कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं कर, वो एक अलग ढंग, उसके वो संवैधानिकता का प्रश्न है। और अगर चलो ये मान भी लिया जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ये मान भी लिया जाए तर्क के लिए केवल, तो भी बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, न कि लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये अंतर जो समझ में नहीं आ रहा है, ये इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा कि जनता उस व्यक्ति को अलग करके देख ही नहीं पा रही है जो विधिक व्यक्तित्व धारित की हो। विधिक व्यक्तित्व तो पॉलिटिकल पार्टी के पास है, जो व्यक्ति हैं यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स मेंबर हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो पैसा अगर मिलेगा भी तो पॉलिटिकल पार्टी को, इन्हें नहीं मिल सकता। और अगर ये खर्च करेंगे तो ये उतने ही दोषी हैं। ये अगर स्वयं की सुविधा के लिए उस पर पैसे को खर्च करे तो ये उतने ही दोषी हैं। मानो आप अपने बॉस के पैसे गबन कर लो, ये उतने ही दोषी है कानून की नजर में। ये जो पर्सनालिटी न समझने का कारण है, इसी वजह से आप जनता में इस प्रकार के भ्रम को देख सकते हैं। वो समझ ही नहीं पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग है और नरेंद्र मोदी अलग है। ये ज्यूरिस्टिक पर्सन अलग होते हैं और उनके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य जो ज्यूरिस्टिक पर्सन के हैं, वे ज्यूरिस्टिक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले मानवों को नहीं दिए जा सकते। ये अंतर नहीं समझ में आता। और यहां से आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का व्यवहारिक उपयोग, हमने पहले भी कहा कि यू कांट बी ए एफिशिएंट लायर judge or law teacher if you don't know what is the jurisprudence। दोनों को अलग अलग करके देखना। वो अधिकार कर्तव्य सारे उस ज्यूरिस्टिक पर्सन के हैं जो ज्यूरिस्टिक पर्सन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये अगर उसकी संपत्ति को लेंगे तो इनके विरुद्ध उसी प्रकार कार्रवाई होगी जिस प्रकार ये किसी हाड़ मांस के जीवित मनुष्य उसकी प्रॉपर्टी को खर्च करें। नेशनल हेराल्ड का मामला यही मामला है। आप कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपकी जो कैपेसिटी है वो सोनिया गांधी के रूप में नहीं है।
अगर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष जिस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं उसमें कोई गड़बड़ करेंगी तो भले ही सोनिया गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष हो, माना यह जाएगा एक विधिक व्यक्ति की संपत्ति एक हाड़ मास के मनुष्य ने, ठीक है, ये उसके संबंध में आपराधिक न्याय भंग या अन्य कुछ किया है जिसके लिए वो कानून के मुताबिक उत्तरदायी होगा। ये अंतर ज्यूरिस्टिक पर्सन्स की अवधारणा के आधार पर किया जाता है। तो आपको देखा मानवीकरण के माध्यम से ज्यूरिस्टिक पर्सन्स आ रहे हैं, साथ ही साथ ठीक है आपका ग्रुप ऑफ पर्सन उनको विधिक व्यक्तित्व दिया जा रहा है, संस्थाओं को विधिक व्यक्तित्व दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें विधिक व्यक्तित्व होता है, जैसे न्याय संपदा, ट्रस्ट, वेदर दैट इज ठीक है चैरिटेबल और रिलीजियस, चाहे वो पूर्ण न्यास हो और चाहे धार्मिक न्यास हो। जो न्यास संपदा है वो विधिक व्यक्तित्व धारित करती है। न्यास संपदा के अपने अधिकार हैं, उसे उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिन उद्देश्यों के लिए वो निर्मित हुई थी। हमने कहा था कल भी कि रोम में इसकी शुरुआत हुई थी रिक्तदाय के साथ। रिक्तदाय को रोमनों ने क्या कहा? हेरेडिटास। हेरेडिटास में हेरेडियस भी शामिल है, जिसे जो रिक्तदाय वाकई है, और हेरेडियस स्वामी है रिक्तदाय का, और वह संपत्ति जो टेंजिबल है, जो आपको दिखती है, वह रिक्तदाय की संपत्ति है। जैसे मानव प्राणी अलग है कंपनी से, वे मानव प्राणी जो कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कंपनी विधिक व्यक्ति है और वो मानव प्राणी उसके संगठक, ऐसे ही हेरेडियस स्वामी है नहीं कहीं हेरेडियस दिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए जब मिथकीय सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो जस्टिस को कहेंगे कि ये जो विधिक व्यक्ति है ये अदृश्य है, अनश्वर है, ये दिखता नहीं है और इसका कभी नाश भी नहीं होता। मानव को मृत्यु आती है, इसको नहीं आती, कभी नहीं आती। ये हमेशा रहेगा, ये अदृश्य है, अनश्वर है और इसे केवल विधि में देखा जा सकता है, विधि में इसे मान्यता है। रिक्तदाय हेरेडियस ये अलग है और वो स्वामी है उस संपत्ति का जो रिक्तदाय को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। इस प्रकार की संपत्तियां हैं जिन्हें मानवीकरण के माध्यम से विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्य है जिसे विधिक व्यक्तित्व है। बहुत सारी संस्थाएं समाज में, चर्च है, मंदिर है, मंदिर तो नहीं कहे, मंदिर तो वही देव प्रतिमा जिसमें, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हो सकती जिनको आपका विधिक व्यक्तित्व दिया गया है। राज्य को विधिक व्यक्तित्व आज की डेट में भारत के संदर्भों में बात करेंगे तो यहां भारत संघ को विधिक व्यक्तित्व, भारत संघ जिन राज्यों से मिलकर बना है वे राज्य विधिक व्यक्तित्व ये रखते हैं। सीपीसी धारा 79 में पढ़ते हैं हम लोग, यदि भारत संघ पर मुकदमा करना है या किसी राज्य पर मुकदमा करना है तो प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी? यदि विधिक व्यक्तियों के संबंध में प्रक्रिया अलग ढंग से है और व्यक्तियों के संबंध में प्रक्रिया अलग ढंग से है।
जब सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाया गया तो पक्षकार वो व्यक्ति बनेगा, और भारत संघ के विरुद्ध मुकदमा आएगा तो भारत संघ या संबंधित राज्य नाम से मुकदमा। ठीक है, हम लोगों ने अकृत्यात्मक दायित्व देखा था। अकृत्यात्मक दायित्व अनुच्छेद 300 में था। कहा था उन्होंने कि भारत संघ उसी प्रकार अकृत्यात्मक दायित्व के अधीन होगा। कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य का संविदात्मक दायित्व है, राज्य का अकृत्यात्मक दायित्व है। ये सारे दायित्व आपने देखे। यहां भारत संघ न कि सरकार नहीं है, यहां विधिक व्यक्ति भारत संघ। लेकिन इंग्लैंड में हमने देखा था, इंग्लैंड में यह स्थिति नहीं है। इंग्लैंड में राज्य का कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं है। वहां सम्राट, जिसे क्राउन कहा जा रहा है, उसे विधिक व्यक्तित्व मिला हुआ है। वहां राज्य का नहीं है, अन्य जगहों पर राज्य का विधिक व्यक्तित्व है। वहां क्राउन ही सारी चीजों का मालिक है, और क्राउन राजा नहीं है। क्राउन वो हाड़ मास का राजा नहीं है। क्राउन अनश्वर है जो कभी नष्ट नहीं होगा, अदृश्य है। ठीक है, बस कानून में उसका अस्तित्व यह है, वही सारी संपत्ति धारित करता है। ठीक है, वही सारी जो राज्य के दायित्व हैं उनकी आपूर्ति करता है। जैसे लोक न्याय प्रदान करना राजा का काम है, यानी सम्राट का काम है, तो सम्राट ही परम न्याय का स्रोत है ना, तो अपने कर्मचारियों यानी न्यायाधीशों के माध्यम से न्याय देता है। समस्त लोक कृत्यों का संपादन इंग्लैंड में सम्राट का उत्तरदायित्व यह है, और सम्राट को क्राउन इस नाम से, और क्राउन को एकल निगम मान लिया है। एकल निगम क्यों मान लिया? क्योंकि देर आर सेवरल प्रिंसिपल्स, कई सारे सिद्धांत हैं, उनके आधार पर उसे निगम माना गया है। हमने आपके सिद्धांत के संबंध में चर्चा करते हुए कहा था कि सिद्धांत यह बताता है कि whatever the reality is, why that is, ठीक है ना, जो कुछ वास्तविकता दिख रही है वैसी क्यों दिख रही है। ठीक है, सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है, और सिद्धांत इसकी पूर्ण व्याख्या करता है। तो सिद्धांत सांगोपांग एब्सोल्युटली कंप्लीट है, और सिद्धांत अगर इसकी अपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है तो सिद्धांत है किंतु पूर्ण नहीं है। आप भी स्टूडेंट हैं लेकिन 33% से पास हो रहे हैं, तो स्टूडेंट तो है ना, इससे आपकी स्टूडेंट होने की मान्यता पर तो कोई असर नहीं आता। आप एक खराब स्टूडेंट हैं, यह हो सकता है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, यह हो सकता है, बट स्टूडेंट तो हैं। तो ऐसे ही प्रिंसिपल, ऐसे ही अवधारणा है, ऐसे ही अवधारणा के संबंध में हमने बात की थी, यानी कॉन्सेप्ट के संबंध में बात की थी कि कॉन्सेप्ट जिस वर्ग की वस्तुओं के संबंध में आपके दिमाग में उस वर्ग की वस्तुओं की विशेषताओं को परावर्तित कर रहा है, वे विशेषताएं जितने प्रभावी ढंग से पहचान कर, ठीक है, वर्णित की गई हैं, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर है, ये कहा जाएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर है और उतना ही प्रभावी है, ऐसे बोला जाता है। तो जो मिथकीय सिद्धांत आएगा, अभी देखेंगे निगम के जन्म लेने के, देखिए मानवीकरण, वो तो मानवीकरण हो रहा है, उसे राज्य की मान्यता आ गई, मानवीकरण हो गया, मानवीकरण के माध्यम से विधिक व्यक्ति अस्तित्व में आ गए। लेकिन जो संप्रदाय नित्यदाय जैसे, उन्हें बहुत, ठीक है, जमाने से विधिक व्यक्ति की मान्यता मिलती चली आ रही, क्योंकि मिलती चली आ रही है इसलिए न्यायालयों ने उन्हें देनी शुरू कर दी। लेकिन विधिक व्यक्ति राज्य की ताकत से अस्तित्व में आ सकते हैं।
और मान्यता से भी आ सकते हैं। मानवीकरण और रिक्तदाय, भाई हमने देखा ना, मानवीकरण और रिक्तदाय, इसमें मान्यता चूंकि राज्य देना शुरू कर देता है, राज्य के इंस्टीट्यूट से वे अस्तित्व में आए हो ऐसी बात नहीं है, राज्य के इंस्टीट्यूट से अस्तित्व में नहीं आए, लेकिन राज्य की मान्यता जरूर थी, और राज्य की मान्यता से वे अस्तित्व में आए। यानी राज्य अपनी मान्यता के माध्यम से भी विधिक व्यक्तियों को अस्तित्व में ला सकता है। इसके अलावा राज्य अपने आप विधिक व्यक्तित्व को जन्म यह भी दे सकता है, और ऐसा करने के लिए इंग्लैंड में रॉयल चार्टर ये जारी होता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आ गई थी, हमने कल भी चर्चा की थी, संविधि के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जैसे LIC अस्तित्व में आ गई, ऐसे भी। और राज्य वर्तमान में जो विधिक व्यक्तित्व पाए जा रहे हैं उन्हें अपनी मान्यता देकर ऐसे भी अस्तित्व में ले आता है विधिक व्यक्तित्व को। और राज्य जब संविधि के माध्यम से, रॉयल चार्टर के माध्यम से या मान्यता के माध्यम से विधिक व्यक्तियों को उत्पन्न करता है, तो इन्हें निगम का नाम दिया जाता है, इन्हें कॉर्पोरेशंस कहते हैं। निगम इस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। अब निगम ऐसे भी हो सकते हैं जो एकल निगम हो, और निगम ऐसे भी हो सकते हैं जो समष्टि निगम जिन्हें कहा जाए, एकल निगम जिसे न कहा जाए, जिनमें ग्रुप ऑफ पर्संस ये हो, ये भी हो सकता है। एकल निगम व्यक्ति, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति का जीवन तो समाप्त होना है। और एकल निगम ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन की विशेषता है कि वो इमॉर्टल है, कभी समाप्त नहीं होगा, अदृश्य है। जबकि व्यक्ति जिसे एकल निगम की मान्यता मिलेगी वो तो दृश्यमान रहेगा ही। इसलिए एकल निगम वो व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे पहली बार एकल निगम चाहे मान्यता के माध्यम से और चाहे संविधि या रॉयल चार्टर के माध्यम से उत्पन्न किया गया, वो व्यक्ति जो हॉलमार्क का है, जिसे पहली बार, ठीक है, निगम के संगठक के तौर पर मान्यता दी गई है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। एकल निगम तो इस व्यक्ति से अलग है। जैसे सम्राट, इसका सबसे बेहतर उदाहरण इंग्लैंड में ही मिलता है एकल निगम का। एकल निगम का मतलब क्या हुआ? और एकल निगम को जो मान्यता मिली, सम्राट तो वहां हमेशा से है, मान्यता राज्य की हो गई है उसे, यानी मान्यता के माध्यम से वो एकल निगम जो इंग्लैंड में सम्राट के नाम से जाना जाता है, वो अस्तित्व में आया है। वहां क्या है? एकल निगम का मतलब हुआ क्रमागत व्यक्तियों का संगठन, जिसमें व्यक्ति क्रम से आते रहते हैं। इसीलिए वहां क्या है? राजा मर गया, राजा चिरायु हो। राजा तो मर गया, लेकिन राजा, ठीक है, चिरायु हो, जो आया है उत्तराधिकार में वो फिर, ठीक है। इस एकल निगम को मान्यता देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंग्लैंड में भी शुरुआत क्या होता था, जब ये हाड़ मास का राजा मरता था तो सभी कार्रवाइयां जो सम्राट के नाम पर चल रही होती थी सब समाप्त मान ली जाती थी। फिर उनमें रिस्टोरेशन डाले जाते थे, क्योंकि नया राजा तो आएगा ही। तब उसे निगम की मान्यता दे दी, और निगम की मान्यता देकर सम्राट अलग हो गया, राजा अलग हो गया, क्राउन अलग हो गया, और राजा जो हाड़ मास का है वो अलग हो गया। अब सम्राट अधिकारों और कर्तव्यों का धारक हो गया, और हाड़ मास का राजा ये तो मरेगा ही। तो क्राउन ये अस्तित्व में आ गया एकल निगम के रूप में। एकल निगम व्यक्तियों का क्रमागत संगठन है।
हम लोग को क्या देखें, जो लोग बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूट पारित किया, जब जडे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है, वहां निष्क्रांता संपत्ति उसको घोषित किया, जो लोग पाकिस्तान चले गए और उनकी संपत्तियां छूटी, उसे निहित किया किसमें, कास्टोडियन में। एक विधिक व्यक्ति अस्तित्व में लाए जिसे कास्टोडियन कहा गया। ऐसी समस्त इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी निष्क्रांता संपत्ति उस कास्टोडियन में निहित हो गई। यह भी एकल निगम का उदाहरण है। कास्टोडियन कोई ना कोई तो होगा ही, कास्टोडियन पद पर किसी की नियुक्ति तो होगी, लेकिन वो मर जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर ये निगम है, एकल निगम, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अलग है और वो व्यक्ति जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अलग है, और जनता इस फर्क को नहीं करती, ऐसे समष्टि निगम। अच्छा, ये ज्यूरिस्टिक पर्सन्स अस्तित्व में क्यों लाए जाते हैं, यानी एकल निगम हो या समष्टि निगम हो, कैसे अस्तित्व में आएंगे? रॉयल चार्टर इंग्लैंड में, यहां का है सरकार, ठीक है, संविधि के द्वारा या राज्य की मान्यता के द्वारा, ऐसे अस्तित्व में आते हैं। इंग्लैंड में रॉयल चार्टर के माध्यम से भी आ जाएंगे। तो ये अस्तित्व में लाए क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई भी काम निरर्थक नहीं होता, ठीक है, ये इसलिए लाए जाते हैं अस्तित्व में ताकि विधिक कार्रवाइयों में सुविधा हो। सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अस्तित्व में लाया जाता है क्या कि जो वर्तमान जीवन है, देखिए, इनको अस्तित्व में लाने के पीछे दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। उन दो विचारधाराओं को समझ लेना चाहिए। एक विचारधारा यह है जो दार्शनिक विचारधारा कही जा सकती है, या निगम को अस्तित्व में लाने के पीछे दर्शन क्या है, विचार क्या है। तो निगम को अस्तित्व में लाने के पीछे या ज्यूरिस्टिक पर्सन्स, इनको अस्तित्व में लाने के पीछे, क्योंकि केवल निगम तो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, मानवीकरण, ठीक है, हम लोग देखा सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो ज्यूरिस्टिक पर्सन्स अस्तित्व में लाने के पीछे जो दार्शनिक विचारधारा है, वो दार्शनिक विचारधारा ये कहती है कि राज्य व्यक्तित्व प्रदान करता है। ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्शन है कि व्यक्तित्व कौन देता है? राज्य। हम लोगों ने देखा मानव प्राणी भी व्यक्ति न हो ऐसा संभव है। हम लोगों ने कल भी कहा, आज भी कहेंगे कि एलन क्या कहता विधि द्वारा आरोपित दशा है, और विधि किसकी होगी? राज्य की। आप व्यक्ति हो जाओ, इसके लिए आपकी परिस्थिति होनी चाहिए, आपका स्टेटस होना चाहिए। स्टेटस क्या है? दशा है, और आपका गुण है। दशा यानी आपकी कानून के समक्ष ऐसी दशा होनी चाहिए कि आपको अधिकार और कर्तव्य दिए जा सके। जैसे कानून के समक्ष आपकी ऐसी दशा भी हो सकती है कि आपको अधिकार और कर्तव्य दिए ही ना जा सके, जैसे दास, उसे अधिकार और कर्तव्य नहीं दिए जा सकते, विधि के समक्ष उसकी दशा ऐसी है। और साथ ही साथ आप में गुण ये भी होना चाहिए अधिकार और कर्तव्य को धारण करने का, ठीक है। तो परिस्थिति दशा और गुण से मिलकर बनती है। कालांतर में गुण का लोप हो गया, दशा यही बची, और आज की डेट में दशा का कोई मतलब नहीं बचा। प्राचीन काल में था, लेकिन आज की डेट में दशा का मतलब नहीं बचा। वो इस कारण है क्योंकि आज दुनिया में सब जगह
अनुच्छेद 14 जैसे सिद्धांत अपना लिए गए कि प्रत्येक मानव विधि के समक्ष समान है और विधि के समान संरक्षण का उसे अधिकार है, तो दशा तो सबकी बराबर हो गई भाई। विधि के समक्ष दशा, इसका कोई अर्थ, या विधि के समक्ष कोई स्थिति, इसका कोई अर्थ आज की डेट में प्रायोगिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर बचा नहीं है। आज की डेट में हम कानून में उसी व्यक्ति की प्रास्थिति मानते हैं जिसके ऊपर विधि ने दशा आरोपित की है। ठीक है, आज की डेट में हमने जब पिछले लेक्चर लिए थे, हमने कहा था कि आपको व्यक्तित्व मिल जाए कानून में, अर्थात आप अधिकारों और कर्तव्यों के धारक मान लिए जाओ। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है राज्य आपके व्यक्तित्व को मान्यता दे, और राज्य आपके व्यक्तित्व को मान्यता दे, इसके लिए जरूरी क्या है? आपकी एक विधिक दशा होनी चाहिए। ठीक है, वो विधिक दशा आपकी, ठीक है, पहले क्या माना जाता था कि एक वर्ग की सदस्यता इससे उत्पन्न होती है, ये माना जा रहा। लेकिन वर्ग की सदस्यता किस प्रकार मिले, जब यह सवाल उठा तो फिर क्या बात आई थी कि राज्य ही ये वर्ग की सदस्यता दे। लेकिन फिर ऐसे उदाहरण देखे गए थे जिनमें वर्ग की सदस्यता राज्य ने नहीं दी, आपने अपनी सहमति से हासिल की, लेकिन फिर भी आपकी एक विशेष दशा कानून के समक्ष हो गई। विशेषकर विवाह का उदाहरण दिया गया, विवाह में ये तर्क दिया गया कि भाई ठीक है, आप सहमति से विवाह कर सकते हैं, लेकिन सहमति से विवाह से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए विवाहित व्यक्ति की एक विशेष दशा है, ये माना जा सकता है। लेकिन फिर एक दिक्कत आ गई कि पार्टनरशिप एक्ट आ गया और 13B जैसे कानून ये भी आ गए, तो आपका भागीदारी में प्रवेश और उससे निष्कासन दोनों आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो फिर एलन आए, और एलन की परिभाषा को इसीलिए सबसे बेहतर परिभाषा माना गया है। एलन ने कहा कि दशा ना आप हासिल करते हो ना आपकी होती है, कुछ नहीं। आप दशा हासिल नहीं करते किसी भी ढंग से, न स्वेच्छा से और न किसी वर्ग की सदस्यता, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि कानून आपको व्यक्तित्व देगा जब वह अपने आप पर एक विधिक दशा आरोपित करेगा, इंपोज करेगा, और वो इंपोजिशन आपके चयन के विकल्पों के बाहर होगा। आप उसके संबंध में चयन का कोई विकल्प ये नहीं रखेंगे कि आप चाहो तो वो विधिक दशा स्वीकार करो और चाहो तो वो विधिक दशा स्वीकार न करो, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब जब ऐसी एक विधिक दशा आप पर आरोपित हो जाती है तो आप कानून के मुताबिक व्यक्तित्व धारित करने योग्य हो जाते हैं, लेकिन अभी भी आपको व्यक्तित्व है ये नहीं कहा जा सकता, अभी भी नहीं। फिर कानून आप में सामर्थ्य जब उत्पन्न करता है, ठीक है ना, आप में सामर्थ्य उत्पन्न करता है उन अधिकारों और कर्तव्यों के उपभोग की जो आपको विधिक दशा प्राप्त कर लेने के कारण दिए जा सकते हैं। ठीक है, तब ये सामर्थ्य और ये विधिक दशा दोनों मिलकर आप में विधिक व्यक्तित्व का निर्माण ये कर देती है, ऐसा एलन ने कहा है। वो सामर्थ्य भी आप में होना चाहिए जो अधिकारों और कर्तव्यों के उपयोग के योग्य आपको बनाएगा, जो आप पर आपकी विशिष्ट विधिक दशा के कारण, ठीक है, आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इन समस्त अंश देखें तो प्राचीन काल से एक मान्यता चली आ रही है कि राज्य विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है। यह राज्य ही है जो आपको विधिक व्यक्तित्व देगा, चाहे ऑस्टिन
हो और चाहे एलन हो, चाहे पैटर्न हो और चाहे सामंड हो, किसी की भी डेफिनेशन को आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो बात उभरेगी, वो कुल मिलाकर बात यह उभरेगी कि राज्य ये व्यक्तित्व दे सकता है। तो दार्शनिक विचार तो ये निकला कि राज्य इट इज द स्टेट, ठीक है, हु डिसाइड दैट हु विल बी द पर्सन इन आई अपना। इवन जो मानव प्राणी है वो भी व्यक्तित्व से हीन राज्य के द्वारा किया जा सकता है। और जो मानवेतर है, सामंड कहेगा ना कि वे मानव प्राणियों से इतर वे विषय वस्तुएं जिन्हें राज्य अधिकार और कर्तव्य के धारण करने योग्य मान रहा है, आर ऑफ देम आर पर्सन इन द आई अपना, ठीक है ना। सामंड की ऐसे डेफिनेशन है, आप देखिए डेफिनेशन को समझिए तो वो बड़ी दिमाग में बैठ जाती है। आप कहते हैं डेफिनेशन याद नहीं होती, खूब याद होती है। आपने चीजों को समझा ही नहीं, समस्या ये है। अगर चीजों को समझा जाए वे याद कैसे नहीं होंगी, ये असंभव है। जो आपको समझ में आ जाए वो आप भूल जाओ। समझ में ही नहीं आया, आप भ्रम में हैं कि आपको समझ में आया है। वही फिर कहेंगे कि केवल युधिष्ठिर समझा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, इसलिए वो ये समझ सका है कि हम नहीं समझे हैं, क्योंकि जब भी बोलने का अवसर आया हम झूठ ही बोलने की इच्छा रखे हैं। और अगर समझे होते तो फिर झूठ बोलने की इच्छा का प्रश्न ही हो चुका था, वो होती ही नहीं, ठीक है। वो कबीरदास कहते ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, ठीक है। तो दो हो ही नहीं सकते, या तो विषय की समझ होगी, ठीक है, तो फिर नासमझी नहीं हो सकती, और अगर नासमझी है तो फिर समझ नहीं है। डेफिनेशन कैसे नहीं याद होगी, वो तो होगी होगी, आप ठीक से देखेंगे तो होगी ना। तो स्टेट ये है डिसाइडिंग फैक्टर। ऐतिहासिक काल से स्टेट डिसाइड करेगा कौन होगा व्यक्ति। स्टेट जब चूंकि डिसाइड करेगा कि व्यक्ति कौन होगा, क्योंकि वो पहले से डिसाइड करता चला है। वो मानव प्राणियों को व्यक्तित्व से हीन कर सकता है और वो मानवेतर को व्यक्तित्व दे सकता है। तो दार्शनिक विचार यह है कि स्टेट व्यक्तित्व दे सकता है। एक और विचार है कि ठीक है स्टेट दे सकता है तो देगा, और इन दोनों विचारों पर सारे सिद्धांत आएंगे जो पर्सनालिटी ज्यूरिस्टिक पर्सन्स के विकसित होने के सिद्धांत, चाहे वो मिथक सिद्धांत हो, चाहे ब्रैकेट थ्योरी यानी कोष्ठक सिद्धांत हो, चाहे कंसेशन थ्योरी यानी राज्य की रियायत का सिद्धांत हो, ठीक है, हाफील्ड का प्रिंसिपल है, केल्सन का प्रिंसिपल है, प्रयोजन सिद्धांत है, ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी यानी कायिक सिद्धांत है, रियलिस्टिक थ्योरी यानी यथार्थवादी सिद्धांत है। ये 6-7 सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत या तो ये इस पर विकसित होंगे। यानी पहला, राज्य ऐतिहासिक तौर पर ज्यूरिस्टिक पर्सन के अस्तित्व में आने के लिए उत्तरदायी या सक्षम, ये कहें तो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, सक्षम माना गया, इसलिए राज्य ही व्यक्तित्व देगा। वो तो मानव प्राणियों को व्यक्तित्व से हीन कर सकता है, वो तो मानवेतर को व्यक्तित्व दे सकता है, तो देगा। जैसे राज्य की रियायत का सिद्धांत इसी पर आधारित है, कंसेशनल थ्योरी पे। और दूसरी एक और थ्योरी है मिथकीय सिद्धांत, ये भी राज्य की मान्यता पर आधारित है, ठीक है। अब एक और थ्योरी है, दूसरी थ्योरी क्या है कि वर्तमान जीवन में
व्यक्ति आर्थिक लक्ष्यों के प्रति इतना समर्पित है, जीवन में सब कुछ, ठीक है, अर्थ की प्राप्ति यही हो गया है आज के जीवन में। और ये आप दैनंदिन जीवन में देख सकते हैं, कौन कैसे सफल हुआ इसका कोई महत्व नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो कृष्ण के लिए भी नहीं था महत्व, वो भी सफलता चाहते थे कैसे भी, और उन्होंने कैसे भी सफलता पाई, तो क्या वो गलत थे? नहीं, वो सफलता खुद के लिए नहीं चाहते थे, वो सफलता वैल्यूज के लिए चाहते थे, मूल्यों के लिए चाहते थे। उन्होंने हस्तिनापुर को द्वारिका का साम्राज्य नहीं बनाया, जीते तो उन्हीं के कारण पांडव, लेकिन हस्तिनापुर का कोई विलय नहीं कर लिया, ठीक है, द्वारिका में जीतने के बाद निष्प्रह ढंग से सब कुछ वहीं छोड़कर वहां चले गए, और केवल इतना कि यहां न्याय पर आधारित समाज की रचना आप करेंगे। और न्याय पर आधारित समाज की रचना अर्थात जो होना चाहिए, ठीक है, उस साम्राज्य में यदि वो हो रहा है तो न्याय पर आधारित साम्राज्य की रचना हुई है। और न्याय पर आधारित साम्राज्य क्या है? मूल्यों का, वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन मूल्यों का सम्मान ये होना चाहिए। तो उसके निर्माण का वायदा लेकर वो चले गए। इसलिए उनका कुछ भी करना और किसी भी ढंग से जीत को हासिल कर लेना ये ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई उनसे है जो सब कुछ किसी भी ढंग से खुद के लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, जो उत्पादन के साधनों पर इस कदर एकाधिकार चाहते हैं कि वो कहते हैं कि शांति, इसके लिए भी वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। उनका संघर्ष ऐसे लोगों से है, इसलिए वे कुछ भी किसी भी ढंग से अगर आर्थिक समृद्धि हासिल करते तो ये अच्छा है, या राज्य के लिए जीत हासिल करते तो ये ठीक है। लेकिन आज के समय में जो मानव कर रहा है खुद के लिए समृद्धि किसी भी कीमत पर, जंगल काट डालेंगे, खेत में मिला लेंगे, ठीक है, दुकान कितनी भी बड़ी हो सामान बाहर जरूर रखेंगे, 500,000 गज जमीन भगवान ने दी हो मकान बनाने को, 3 सीढ़ियां सड़क पर जरूर बनाएंगे। ये जो वृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति अपने लिए अधिकाधिक संसाधन ये जुटाना चाह रहा है, और किसी भी ढंग से, किसी भी ढंग से। अब करता क्या है व्यक्ति? अकेले होकर जितना कमा सकता है, क्योंकि वही ड्यूगिट देखें, जो ड्यूगिट कहता है व्यक्ति की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो वो अपने आप पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी हैं जो वो समाज के सदस्यों की, ठीक है, सहायता के बिना पूरी नहीं कर सकता। आप उद्योग देखें तो पूंजी प्लस श्रम दोनों है ना, न तो पूंजी अकेले कुछ कर सकती है, न श्रम अकेले कुछ कर सकता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम एक अति पर जाते हैं, फिर दूसरी अति पर आ जाते हैं। हमारे देश में क्या चलता है? गरीब महान है। अरे भाई, जब पूंजी ही नहीं होगी, पूंजीपति ही नहीं होगा तो ये गरीब क्या करेगा? पूंजी प्लस श्रम दोनों का बैलेंस चाहिए। तो ड्यूगिट की भाषा में देखें तो ड्यूगिट कहता है कि व्यक्ति की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो वह अपने आप पूरी कर सकता है, कुछ ऐसी हैं जो वो खुद पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए उसे सामाजिक सहयोग की जरूरत है। अब सवाल यह है कि हम बहुत कुशल व्यक्ति हैं, ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, बढ़िया कंपनी भी बना सकते हैं, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट भी चला सकते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि यार हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, व्यापार शुरू करने के लिए 75,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, मान लो डूब गए। भाई व्यापार में कोई गारंटी तो नहीं है, हम कितने भी कुशल, ठीक है, ड्राइवर हो, एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी गारंटी कहां है?
हम कितने भी कुशल तैराक हो, हम डूबेंगे नहीं, इसकी गारंटी कहां है? और एक बार डरपोक के न डूबने की तो गारंटी है, क्योंकि वो पानी में जाएगा ही नहीं और डूबेगा पानी में। गोताखोर के डूबने की तो सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि वो गहरे उतरेगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम व्यापार शुरू ही नहीं कर रहे डर के मारे कि हमारे घुस जाएंगे पैसे। अब एक तरीका दिया जुरिस्टिक पर्सन्स का, एक फैक्ट्री, वो कंपनी एक्ट अधिनियम बना दिया गया, और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर हम रजिस्ट्रेशन कंपनी का करा ले तो कंपनी अलग हो जाएगी और हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बना ली। हमने लिमिट कर लिया अपने दायित्व को उस सीमा तक, जिस सीमा तक हम कंपनी के शेयर लेंगे, उस सीमा तक हमने अपने दायित्व को सीमित कर लिया। हमें लगता है चलो 20,000 डूब भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 80 तो रहेंगे। 20,000 की सीमा तक हमने उसके शेयर खरीद लिए, कंपनी बना ली, बना, आई एम द प्रमोटर। लेकिन प्रमोटर होने के कारण हमें कुछ हासिल तो नहीं हो जाएगा विशेष, ठीक है ना। अधिकतम इतना ही हो सकता है कि अधिकतम शेयर, अगर उतने शेयर जितने कंपनी के संचालन के लिए जरूरी है उतने मेरे पास होंगे तो संचालन हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने दायित्व को सीमित कर सकते। बाकी हमने शेयर निकाल दिए, अब शेयर कैपिटल इकट्ठा हो गई हमारे पास, ठीक है, और वो कंपनी की है। तो जो हमारी आर्थिक इच्छा है आर्थिक उन्नयन की, वो भी पूरी हुई, और जो जिन्होंने शेयर खरीदे उनकी भी आर्थिक रूप से उठने की इच्छा है, इसलिए उन्होंने शेयर खरीदे। अब अगर कंपनी ना हो, हम उनसे उधार मांगे तो हमें देंगे? हमें देंगे ही नहीं। हम कहेंगे बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट, वो भी मानते हैं कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं। कौन नहीं मानेगा कि मुकेश अंबानी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, व्यापार के प्रबंधक है, कौन इससे इनकार करेगा? लेकिन देंगे पैसे? पैसा कोई नहीं देगा, क्योंकि वही बात कि पैसा भैया हम दे दें, वापसी गारंटी, वो तो कुछ ही नहीं। कंपनी वो बनाए तो कंपनी अलग हो गई। अब मुकेश अंबानी कुछ नहीं है कंपनी में, कंपनी का जुरिस्टिक पर्सन अलग आ गया, कंपनी का विधिक व्यक्तित्व अलग आ गया। हम भी कंपनी के अंग हैं, उसके शेयर खरीदते ही, और मुकेश अंबानी भी उस कंपनी के अंग हैं। बस ये अलग बात है कि उनके पास शेयर कैपिटल ज्यादा है, मेरे पास कम है, लेकिन न वे मालिक है न हम मालिक है, या वे भी मालिक है तो हम भी मालिक है, ऐसे कह लो, ठीक है। तो एक तो दार्शनिक विचार है जिसकी वजह से निगम या विधिक व्यक्तित्व अस्तित्व में आ रहे हैं। एक दार्शनिक विचार है कि राज्य है जो विधिक व्यक्तित्व दे सकता है, और चूंकि राज्य दे सकता है इसलिए वो दे रहा है। भाई वो तो मानव प्राणी इसे ना दे और मानवेतर को दे दे, इसलिए वो दे रहा है। एक दार्शनिक विचार है। दूसरा विचार जो वर्तमान जीवन की आर्थिक आवश्यकताएं हैं या आर्थिक उन्नयन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, इसने अधिकाधिक जुरिस्टिक पर्सन्स को मान्यता देने के द्वार खोल दिए, ठीक है ना। और जब जुरिस्टिक पर्सन्स अस्तित्व में आते हैं तो होता क्या है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है या चलाने की अगर जरूरत हो तो आसानी पैदा होती है। भाई आसानी होती है ना, हम मुकेश अंबानी खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चलाना चाहे कठिनाई होगी, कंपनी के खिलाफ चलाना चाहे आसानी होगी, ठीक है। तो विधिक कार्यवाहियों के सुविधा के लिए, विधिक कार्यवाहियों में सुविधा के लिए क्या होता है,
ज्यूरिस्टिक पर्सन दिनों दिन लगातार अस्तित्व में आ रहे हैं। अगर एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, ज्यादा आसानी से चलेगी। जैसे क्या हुआ, अक्सर करती है सरकार, ये तो हमारे दैनंदिन जीवन का अनुभव है कि आप उसको अगर सूट नहीं करते तो आपको उत्पीड़ित करेंगे, आपका फालतू आपको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, आप बहाल हो गए, अब आपकी तनख्वाह रोक दी, 6 महीने तक ऐसे बैठे रहे, 6 महीने बाद तनख्वाह दे दी, अब ब्याज कौन देगा? भाई हम परेशान नहीं हुए, ठीक है। अब इसके लिए आप कोर्ट गए, आप कोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ गए और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि विद ब्याज पैसा दें, आसानी से मिल जाएगा। और अगर कोर्ट यह ऑर्डर कर दे कि वो व्यक्ति हाड़ मास का जो एजुकेशन मिनिस्टर था उससे दिलाया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा, जाने कहां कहां लड़ेगा, देगा नहीं आसानी से, ठीक है ना। तो विधिक कार्रवाइयों में अंत में देना ही पड़ जाएगा, क्योंकि बात सही होगी तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आप आम समाज में एक बात और सुनते होंगे, उन्होंने कही लड़ो साले को क्या है, कुछ दिनों के खुद ही थक हार के बैठ जाएगा, कहां तक लड़ेगा ये, ठीक है भाई। लीगल प्रोसीडिंग्स की ये भी तो एक दिक्कत है, वकील फीस मांगेंगे, कहां से लाएंगे आप? आपकी तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही। जो हाड़मास का एजुकेशन मिनिस्टर उसका तो बहुत पैसे, सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, उसको तो पैसे भी नहीं खर्च होंगे, लोग उससे संबंध बनाने के लिए चमचागिरी में उसका मुकदमा लड़ देंगे, ठीक है। तो विधिक कार्रवाइयों में जो व्यवहारिक सुविधा होती है ज्यूरिस्टिक पर्सन्स के अस्तित्व में आने के कारण, वो भी एक वजह है ज्यूरिस्टिक पर्सन्स ज्यादा अस्तित्व में आ रहे हैं। एक तो दार्शनिक वजह हुई, एक वजह यह हुई कि लोग अपने आर्थिक हितों का समाधान अधिक अच्छे ढंग से देखते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन्स के अस्तित्व में आने के साथ ही, इसलिए तीसरा विधिक कार्रवाइयों में सुविधा होती है। चौथा, आप अपने दायित्व को सीमित कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। हालांकि ज्यूरिस्टिक पर्सन के कारण फ्रॉड की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन का मुकदमा है जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें निगमन का पर्दा हटाया जाना, निगमन का पर्दा क्या होता है, कैसे हटाया जाता है देखेंगे। लेकिन फिलहाल सोलोमन वर्सेस सोलोमन, इन्होंने इसमें क्या हुआ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ विधिक व्यक्ति है, यह है स्थिति, इसीलिए सोलोमन वर्सेस सोलोमन है। सोलोमन नाम के आदमी ने कंपनी बनाई, अब कंपनी का विधिक व्यक्तित्व अलग हो गया, कंपनी को व्यापार के लिए उधार देने की जरूरत पड़ी है, सोलोमन ने ही उधार दे दिया कंपनी को, ठीक है, बंधक रख के, यानी कंपनी की प्रॉपर्टीज को, विधिक व्यक्तित्व की प्रॉपर्टीज को बंधक रख के सोलोमन ने ही उधार दे दिया, घाटा हो गया। तो जो अन्य शेयर होल्डर थे, ठीक है, उनको, क्योंकि शेयर होल्डर को पैसा बाद में मिलेगा, पहले जिसकी लेनदारी है, यही फर्म का नियम है, पहले जिसकी लेनदारी है वो चुकता होगी। अब लेनदारी सोलोमन की है, क्योंकि बंधकदार कौन है, सोलोमन, ठीक है। तो बाकी सारे शेयर होल्डर, उन्हें कुछ मिला ही नहीं, यह मिला लेकिन सोलोमन फायदे में दिखाई देता है, ठीक है, सोलोमन फायदे में दिखाई, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, बल्कि अब तो इस सारे फ्रॉड को रोकने के लिए सेबी जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। लेकिन फिर भी दायित्व को सीमित करने की सुविधा के कारण ज्यूरिस्टिक पर्सन्स बहुतायत में अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि इससे उद्योग को बढ़ावा मिला है, क्योंकि उद्योगपति अपने दायित्व को सीमित कर सकता है। तो सीमित दायित्व, ठीक है, यह भी
एक कारण है जिसकी वजह से विधिक व्यक्तित्व अस्तित्व में आए। तीसरी वजह यानी दार्शनिक विचारधारा, अधिक पैसा पैदा करने की प्रवृत्ति, विधिक कार्रवाइयों में सुविधा, सीमित दायित्व। These are the reasons. Another reason could be forwarded by us. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। और वो क्या है कि निगम में स्थायित्व होता है। ठीक है, निगम हमेशा अस्तित्व में रहेगा। कोक ने कहा, जस्टिस कोक ने क्या कहा, ये अनश्वर है, ये हमेशा अस्तित्व में रहेगा। अगर ये अनश्वर न होता, जैसे फर्म है, फर्म हम लोग पढ़ के आए, पार्टनरशिप। फर्म क्या है? फर्म की परिभाषा दी थी कहां? भागीदारी अधिनियम। क्या कहा था कि जबकि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जबकि अपने बीच की संविदा के माध्यम से वे अपने सबके द्वारा या अपने में से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाए जाने वाले कारोबार में लाभों को बांट लेने का, ठीक है, करार परस्पर कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से स्वयं के द्वारा चलाए जाने वाले कारोबार के लाभों को बांटने का करार करते हैं, इनको हम भागीदार कहते हैं। इनके बीच के संबंध को भागीदारी कहते हैं। ठीक है, और ये इन्हें संगठित रूप से फर्म कहा जाता है, और जिस नाम से ये व्यापार करते हैं उसे फर्म नाम कहा जाता है। ऐसी परिभाषा हम लोगों ने देखी थी। फिर एक बात आई थी कि अगर किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म विघटित मानी जाएगी यदि भागीदारों के बीच की संविदा कुछ अन्यथा प्रावधान नहीं करती। ठीक है, तो वह विघटित समझ ली जाएगी। अब फर्म विघटित हो रही है, मान लीजिए उसमें नहीं है प्रावधान, तो विघटित हो रही, फिर एसेट्स का बंटवारा, सारी चीजें, या दोबारा से संविदा करें, एक झंझट ये तो है ही। ज्यूरिस्टिक पर्सन चूंकि अनश्वर होता है, कभी नाश होगा ही नहीं उसका। ठीक है, तो चूंकि कभी भी उसका नाश ही नहीं होना, इसलिए ज्यादा सुविधा है व्यापार को चलाने में। ठीक है, इसलिए भी ज्यूरिस्टिक पर्सन अस्तित्व में आते हैं। और सबसे अंतिम वजह ज्यूरिस्टिक पर्सन के अस्तित्व में आने की जो है वो ये है कि स्किल्ड लीडरशिप ये प्राप्त होती है, कुशल नेतृत्व ये मिलता है। क्योंकि ज्यूरिस्टिक पर्सन जब अस्तित्व में आएगा तो ये तो संविधि तय कर देगी या रॉयल चार्टर तय कर देगा कि उसका संगठन किस प्रकार होगा। ठीक है, और या जैसे कंपनी अधिनियम में रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी का ज्यूरिस्टिक पर्सन को अस्तित्व में लाते हैं, ऐसे लाएंगे तो भी जो लोग लाएंगे वे अपने कुशल लीडर का, अपने में सबसे बेहतर व्यक्ति का चुनाव कर पाएंगे। तो ये कारण है जिनकी वजह से ज्यूरिस्टिक पर्सन अस्तित्व में आते हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन जो अस्तित्व में आए हैं, इनके पीछे दो मुख्य वजह हमें दिखाई दी। एक दार्शनिक विचारधारा और दूसरा आर्थिक उन्नति का विचार है। ये दो केंद्रीभूत विचार हैं जिन्होंने ज्यूरिस्टिक पर्सन्स को अस्तित्व में लाया है। और इन दोनों विचारों को जब हम ध्यान में रखकर ज्यूरिस्टिक पर्सन्स जो अस्तित्व में हैं उनका अवलोकन करेंगे तो हमें उन सिद्धांतों के दर्शन होंगे जिन सिद्धांतों के आधार पर वे विधिक व्यक्तित्व अस्तित्व में हैं। हमने कहा था ज्ञान प्राप्ति का साधन अवलोकन है। समाज में जब हम ज्यूरिस्टिक पर्सन जो विधिक व्यक्तित्व अस्तित्व में हैं उनको देखेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हम लोगों को दिखाई देगा कि वे जो ज्यूरिस्टिक पर्सन अस्तित्व में हैं वे किस प्रकार से अस्तित्व में हैं।
और तब हम बता पाएंगे कि जो वास्तविकता है, अर्थात जो ज्यूरिस्टिक पर्सन वास्तविकता बने हुए हैं, ये वास्तविकता क्यों है, क्योंकि और तब क्यों है जैसे ही बताएंगे, उसी को हम थ्योरी कहते हैं, उसी को हम सिद्धांत कहते हैं, जो वास्तविकता की व्याख्या करता है कि वास्तविकता जो है वो क्यों है, और वो अवलोकन के माध्यम से समझ में आएगी। और अवलोकन प्रख्यात विधिशास्त्रियों ने किया, ठीक है ना, और प्रख्यात विधिशास्त्रियों ने अवलोकन करके ये बताया कि अमुक ज्यूरिस्टिक पर्सन अस्तित्व में क्यों है। अब हर व्यक्ति की क्षमता सीमित है और हर व्यक्ति के देखने का अपना दृष्टिकोण है, तो जिस ज्यूरिस्ट ने जिस ढंग के ज्यूरिस्टिक पर्सन को देखा और वह उसे जहां तक देख पाया, वहां तक देखकर उसने अपने द्वारा देखे गए दृश्य को एक विशेष नाम दिया और उसी को, ठीक है, मिथकी सिद्धांत, कोष्ठक सिद्धांत, प्रयोजन सिद्धांत आदि नामों से जाना गया। ठीक है, तो ये सिद्धांत हम लोग इनफैक्ट क्या कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन के अस्तित्व में या वास्तविकता के में सामने आने के बारे में, इस पर कल चर्चा करेंगे। आज जो हमने चर्चा की वो टाइप ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, विधिक व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं और उनके अस्तित्व में आने के पीछे कारण क्या है, इस पर बात की। कल हम लोग प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। उम्मीद है इस हफ्ते खत्म हो जाए।